हेलो दोस्तों, अपन रोजाना आपके अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना अपन इस समय शाम को समय इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं और इंडियन ज्योग्राफी भी वह जो कि रेलवे वगैरह यूपीएससी आरपीएससी वगैरह में जितने भी कंपटीशनों में आपके भारत का भूगोल आता है वे चीज़ों को मैं लेकर के आता हूँ अपनी ऑनलाइन क्लास में, और आप भी अपने दोस्तों को जोड़ते हुए इस क्लास का आनंद लेते हुए, बिल्कुल शॉर्ट में है और ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती है। प्रत्येक क्लास में एक टॉपिक पूरा होता है, 24 घंटे में एक बार रिपीट करके और नोट करके छोड़ दो और कंटिन्यू इसी प्रकार से पढ़ते रहे तो बीए पढ़ाई के साथ साथ में आपका ये कंटेंट भी पूरा हो जाएगा और एकदम आपको वर्कलोड नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं। पिछली क्लास में अपन ने भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपन, और बोर्ड पर भी इधर से सूर्य का प्रकाश, आधा सूर्य का प्रकाश आ रहा है? तो आपको भी वैसे पूर्ण रूप से अच्छा समझने में और दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अपन भारत का भूगोल में अपन भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं और भौतिक प्रदेश प्रत्येक कंपटीशनों में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर बन करके आता है। भौतिक प्रदेशों में अपन ने प्रत्येक भौतिक प्रदेशों को भारत के मानचित्र से समझते हुए पढ़ा है, और अपन अब लास्ट दौर में चल रहे हैं भौतिक प्रदेशों में, जिसमें अपन आज पढ़ेंगे द्वीप समूह। द्वीप समूह जो कि भारत के दक्षिण में, जो इसकी जो आकृति आपने मानचित्र में देखी होगी, तीनों ओर से समुद्र में घिरा हुआ है। ये देखो मैं बना के बताता हूँ आपको कि इसका जो दक्षिणी भाग है वह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका जो पश्चिम वाला जो भाग है, दक्षिण का जो पश्चिम वाला भाग है, ये अरब सागर से घिरा हुआ है। पहले भी बता दिया था मैंने। पूर्व वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, ये बंगाल की खाड़ी से, अलग होता है। अब भारत का क्षेत्र इसमें भी फैला हुआ है, समुद्री क्षेत्र में छोटे छोटे द्वीप समूह में भी फैला हुआ है। उनकी बात कर रहे हैं अपन। उनको भारत के भी, वही भारत के भौतिक प्रदेश है, वो भी तो क्षेत्र है भारत का, तो उनके बारे में भी तो अध्ययन करना है। उनको भारत के भौतिक प्रदेशों में सम्मिलित करके उनका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो अरब सागर में कौन कौन से और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से हैं? तो यहाँ के जो समुद्री क्षेत्र में छोटे छोटे द्वीप समूह के रूप में जो इसका भौतिक क्षेत्र फैला हुआ है, उस भौतिक प्रदेश को द्वीप समूह के रूप में अध्ययन किया है, ठीक है। इनको इस तरह से रिपीट करके नोट कर लेना। और यहाँ के इस द्वीप समूह को दो भागों में बांट करके अध्ययन किया है। अरब सागरीय द्वीप समूह जो कि अरब सागर में फैला हुआ है, इस प्रकार से छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, इस प्रकार से मिलता है। और दूसरा बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह जो इस प्रकार से यहाँ पर फैले हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से द्वीप समूह फैले हुए हैं। तो भारत के इस द्वीप समूह को मुख्य रूप से दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, ठीक है। और संपूर्ण द्वीप समूह की जो अपने पास भौगोलिक स्थिति है वो सबकी अलग अलग है। कौन से द्वीप को किस नाम से जाना जाता है, कहाँ पर है और किस प्रकार से, एक व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिक तरीके से उसको अध्ययन करेंगे ना, तो एक एक चीज आपको समझने में आएगी।
ठीक है, तो आप इसमें नोट करते चले, मेरे साथ देखना। सबसे पहले अपन ने लिया अरब सागरीय द्वीप समूह, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। तो इसके ये जो अरब सागर में द्वीप समूह है, इनका निर्माण मूंगा प्रजाति के प्रवाल द्वीपों से बताई गई है। जो समुद्री जीव होता है मूंगा प्रजाति का होता है, और मूंगा प्रजाति आप जानते हैं बिल्कुल स्पंज के समान कोमल शरीर वाला जलीय समुद्री जीव होता है, और वह अपने जीव को सुरक्षित करने के लिए, समुद्री लहरों से बचाने के लिए जो जल में घुलनशील कैल्शियम क्लोराइड है, उस कैल्शियम क्लोराइड का भोजन बनाता है और उसके चारों ओर कठोर खोल बना लेता है। खोल, जिस प्रकार से आपने सीप देखी होगी ना, सीप के दोनों ओर खोल रहता है, नीचे से भी ऊपर से भी, और बीच में खोखला रहता है, उसमें जीव पलता रहता है और उसका मुख खुला हुआ रहता है और समुद्र में तैरता हुआ रहता है। जैसे समुद्र में घुलनशील कैल्शियम क्लोराइड रहता है, जो लवणीय तत्व होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड जल में घुलनशील लवणीय तत्व होते हैं, वह उनको अपना भोजन बनाता है और उसी से वह कठोर घोल बना लेता है, जिस प्रकार से सीप का बनता है। ठीक है, और वह मरने के बाद में वह खोल सहित एक जगह एकत्रित हो जाता है और लंबे समय तक, हजारों वर्षों तक इसी प्रकार से समुद्र की तली में जमा होते होते एक तरह से ऊपर जीव पलते रहते हैं, नीचे से वह उसका खोल जमा होते हुए एक विशाल ढेर बना लेता है, चट्टानी रूप धारण कर लेता है और उस ऊपर पानी के ऊपर दिखाई पड़ने लगता है और उससे एक चट्टान बन जाती है। तो उससे बनने वाली जो द्वीप है उसको प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना। तो ये अरब सागर में इस प्रकार से बने हुए हैं और इनकी संख्या 43 है, 43। ठीक है, तो इस प्रकार के मूंगा प्रजाति के जीवों के द्वारा बनने वाले जो जलीय द्वीप है, आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन करके आ सकता है और कितनी बार कंपटीशनों में भी आया हुआ है कि भारत का वह द्वीप जो मूंगा प्रजाति से बने हुए हैं, प्रवाल द्वीप कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? प्रवाल द्वीप, प्रवाल भित्ति के बने हुए द्वीप, प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अरब सागरीय द्वीपों के बारे में अपन ने समझ लिया, आपने नोट भी कर लिया होगा। अब ये अरब सागरीय द्वीप समूह भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निकटवर्ती द्वीप समूह और सुदूरवर्ती द्वीप समूह। यानी कि तट रेखा से जो द्वीप पास में है, यानी 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में जो द्वीप पाए जाते हैं उनको निकटवर्ती द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है, और जो 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर द्वीप हैं उनको सुदूरवर्ती द्वीप समूह के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे समझो कि ये निकट वाले और ये दूर वाले, निकटवर्ती द्वीप और सुदूरवर्ती द्वीप समूह। ठीक है, सबसे पहले अपन कौन सा द्वीप लेते हैं? निकटवर्ती द्वीप वाले लेते हैं। तो गुजरात के समीप बनने वाले जो द्वीप हैं जिसको काठियावाड़ द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। काठियावाड़ यानी गुजरात में, गुजरात के समीप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जिसमें कच्छ भी है, और ये कौन सा क्षेत्र है? खंबात की खाड़ी वाला, और ये कच्छ, यहाँ लिख देता हूँ, ये कच्छ वाला क्षेत्र और ये खंबात वाला क्षेत्र है। यहाँ पर क्या नाम से नदियाँ जो मिलती है, माही नदी है, इधर से ये क्या नाम से सरस्वती वगैरह जो नदी राजस्थान से निकल करके, उसके बारे में पढ़ा था पढ़ने है। तो इस वाले जो क्षेत्र को काठियावाड़ क्षेत्र कहा जाता है,
खंबात की खाड़ी और कच्छ के खाड़ी के जो गुजरात वाला तटीय भाग है उसको काठियावाड़ तटीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो ज्यादातर जो द्वीप समूह बने हैं, इस समुद्र के तटीय क्षेत्र में जो द्वीप समूह बने हैं ये सब नदियों के द्वारा लाए गए अपरदनात्मक जो तलछट है उनके जमा करने से ये द्वीप समूह बने हैं। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने भी लिख दिया है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर, नर्मदा और ताप्ती नदियां है जो कि इस इधर से इधर की ओर बहती है, मतलब पश्चिमी तटीय क्षेत्र में, पश्चिमी तटीय क्षेत्र की ये दो ऐसी नदियां हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। अन्यथा इस पश्चिमी घाट से निकलने वाली सभी नदियां पूरब की ओर बहती है, ध्यान रखना। और दूसरी विशेषता यह है इन दोनों नदियों की, कौन कौन सी नदियों की, नर्मदा और ताप्ती नदियों की, ये नदियां अपने मुहाने पर एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाने वाली नदियां कितनी बार कंपैरिजनों में आ चुका है और आने की संभावना है। भारत की ऐसी नदियां जो अपने मुहाने पर एस्चुरी बनाती है, यानी कि डेल्टा नहीं बनाती है। इसका जो मुहाना है वो तीव्र ढाल वाला है, वहां पर आने वाले तलछट जमा होते ही नहीं है, तीव्र गति से किसमें जमा हो जाते हैं, समुद्र में जमा हो जाते हैं और समुद्र की तली में अब वो जमा करने से एक द्वीप बन जाते हैं, छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं। तो उनसे बनने वाले द्वीपों की बात कर रहे हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर कॉप मिट्टी, कॉप मिट्टी और क्या नाम से रेतीले कण वगैरह, कॉप मिट्टी के जमा होने से कौन कौन से द्वीप बने ये ध्यान रखना। खड़िया बेट और अलिया बेट द्वीपों का विकास हुआ है। खड़िया बेट और अलिया बेट द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पर, अरब सागर में। कौन कौन सी नदियों के द्वारा जमा करने से बनते हैं, ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वीप। और भारत के कौन से द्वीप है, अरब सागरीय द्वीप है। ठीक है, इसी को तो पढ़ रहे हैं हम। और आगे पढ़ते हैं, मुंबई के समीप, ये महाराष्ट्र में मुंबई क्षेत्र है और इस मुंबई के समीप वाले क्षेत्र में, इस तटरेखा के समीप हेनरे, केंद्रे एवं एलिफेंटा, ये द्वीपों के नाम है। हेनरे, केंद्रे और एलिफेंटा, ये द्वीप मुंबई के समीप मिलते हैं। खंबात की खाड़ी में दीव द्वीप, ये खंबात की खाड़ी, यहाँ पर नदियों के द्वारा जमा जो द्वीप है ये भी एक तरह से कॉप मिट्टी के बना हुआ द्वीप है और ये एक तरह से उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी के कारण सघन वनस्पति का विकास हुआ है, परंतु मानव का विकास नहीं है। जीव जंतुओं का, पक्षियों का इस प्रकार से विकास हुआ है। द्वीप मिलता है। और कच्छ में, ये कच्छ से निकलने वाली नदियों के द्वारा यहाँ पर समुद्र में छोटे छोटे जो द्वीप बने हैं इनको वेद अथवा नोरा द्वीप के नाम से जाना जाता है। वेद व नोरा द्वीप के नाम से जाना जाता है। आगे समझ में कि अरब सागरीय द्वीप समूह में कच्छ के समीप तो वेद और नोरा द्वीप मिलता है और खंबात की खाड़ी में दीव द्वीप मिलता है। मुंबई के समीप कौन से द्वीप मिलते हैं, हेनरे, केंद्रे और एलिफेंटा। ठीक है, और नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन से द्वीप मिलते हैं, खड़िया बेट और अलिया बेट द्वीप।
आगे समझे, ये सब द्वीप क्या है, निकटवर्ती द्वीप समूह, निकटवर्ती द्वीप यानी कि इस तटरेखा के समीप बनने वाले द्वीप जो कि 1 किलोमीटर से और 5 किलोमीटर के बीच बीच में ये द्वीप मिलते हैं। तो प्रत्येक चीज को इस डायग्राम से समझते हुए पढ़ेंगे ना, तो एक एक चीज को समझते हुए पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझने में आएगा। और आगे पढ़ते हैं, दूसरे निकटवर्ती द्वीप समूह के बारे में पढ़ लिया अपन ने। तो ये पीरम और भेंसला जो द्वीप है ये काठियावाड़ के गुजरात के समीप है, इसको भी नोट कर लेना। पीरम द्वीप, भेंसला द्वीप काठियावाड़ गुजरात के समीप बने हुए हैं और ये भी पोप मिट्टी के बने हुए हैं, यानी कि इस पश्चिम की ओर से बहकर के आने वाली नदियों के द्वारा निरंतर तलछट जमा करते रहने से समुद्र की तली से एक द्वीप, विशाल द्वीप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बनने वाले जो द्वीप हैं इनको 2 भागों में बांट करके अपन ने अध्ययन किया है। निकटवर्ती द्वीपों के बारे में पढ़ लिया अपन ने। दूसरा नंबर का पढ़ेंगे अपन सुदूरवर्ती द्वीप जो 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर बने हैं। ये सब द्वीपों का जो विकास है ये किसके लक्ष्य द्वीप के रूप में जाने जाते हैं। ये द्वीप किसके नाम से जाने जाते हैं, सुदूरवर्ती द्वीप लक्ष्य द्वीप के नाम से। और सारे द्वीप किसके बने हैं, मूंगा प्रजाति के प्रवाल भित्ति से, प्रवाल भित्ति से बने हुए द्वीप हैं। ठीक है, अब ये द्वीप कौन कौन से हैं और इनकी जो तटीय सीमा से इसकी दूरी कितनी है। तटीय सीमा से इनकी दूरी है 5 किलोमीटर से अधिक, 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ये द्वीप समूह मिलता है और सभी द्वीप प्रवाल जीवों के बने हुए मिलते हैं जिनको प्रवाल भित्ति के द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब कुछ द्वीप इस प्रकार के हैं जो कि ये सुदूरवर्ती द्वीप है। इनमें से अमीन दीवी द्वीप समूह कौन सा है, अमीन दीवी द्वीप समूह इसी प्रकार का द्वीप समूह है जो कि भारत के पश्चिमी तटीय सीमा से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर है। कितना, लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर इस प्रकार का ये अमीन देवी द्वीप समूह है। यहाँ पर उपजाऊ मृदा का निक्षेप हुआ है। इसके ऊपर क्या है कि समुद्री लहरों के द्वारा बिल्कुल महीन बारीक मिट्टी का जमा हो जाता है और जमा हो जाने से उपजाऊ मिट्टी का जमा हो जाने से सघन वनस्पति का विकास हो जाता है। यहाँ लिख देता हूँ, उसकी विशेषता क्या है। उपजाऊ मृदा का निक्षेप जमा करना के कारण सघन
सघन वनस्पति का विकास हुआ है। सघन वनस्पति में नारियल के पेड़ सघन रूप में पाए जाते हैं। और भी वनस्पति मिलती है, ताड़ नारियल वगैरह इस प्रकार से। तो नारियल के पेड़ों की संख्या ज़्यादा है, उपजाऊ मृदा का निक्षेप मिलता है और सघन वनस्पति के कारण यहाँ पर पक्षियों का, अनेक प्रकार के पक्षियों का बसेरा मिलता है। कहाँ पर? अरब सागरीय लक्षद्वीप समूह में पक्षियों का बसेरा, मिलता है। इसी कारण भारत सरकार ने राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य के रूप में इन द्वीप समूह को विकसित किया जा रहा है। इसीलिए आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन बन करके, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना है कि भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी, देश विदेश के पक्षी अपना घोंसले बना लेते हैं, अपना आवास बनाते हैं और इसी के कारण एक तरह से इनके अनुकूल को देखते हुए भारत सरकार भी इस पर ध्यान दिया है और इसको राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इस प्रकार के अपन ने अरब सागरीय द्वीप समूह के बारे में अध्ययन किया। दूसरा पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप। ठीक है, तो दूसरे नंबर का है अपने पास बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, इनका दूसरा नाम है, इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। और बंगाल की खाड़ी में इनका विस्तार है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, ये देखो आप मानचित्र में भी छोटे छोटे द्वीप समूह में ऊपर से नीचे की ओर इनका विस्तार मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे अपन। आप भी इस प्रकार की क्लास को अटेंड करते रहो और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहो। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा होने वाले प्रत्येक प्रोग्राम के बारे में भी सूचना मिलती रहती है। मॉर्निंग टाइम को आपको मैं सूचना देता हूँ 8 बजे लगभग। आप लोग जरूर रोजाना 8 बजे उस सूचना को देखा करो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में भी मैं जानकारी देता रहता हूँ। इस चैनल को जरूर देखा करो। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी बात है कि इसका निर्माण कैसे हुआ। टर्सरी काल में पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया के द्वारा, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ निर्माण
ये निर्माण, इनका निर्माण कैसे हुआ द्वीप समूह का? टर्सरी काल में पर्वत निर्माणकारी शक्तियों द्वारा इन द्वीप समूह का निर्माण माना जाता है। ऐसा समझो कि टर्सरी काल में ये पर्वतों का निर्माण हो रहा था कि भारत के उत्तर में भी हिमालय पर्वत की रचना हुई। तो उस समय क्या हुआ कि इधर चीन के पश्चिम में और इस प्रकार दक्षिण पश्चिम में ये एक पर्वत श्रृंखला थी। ये पर्वत श्रृंखला म्यांमार और भारत की सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार था। इस प्रकार से माना जाता है जब ये अपने इंडो ऑस्ट्रेलियन भूप्लेट ऊपर की ओर उत्तर की ओर बढ़ी और इस बंगाल की खाड़ी का विकास हुआ। हिंद महासागर में से बंगाल की खाड़ी का विस्तार बढ़ा उत्तर की ओर। तब ये जो पर्वत श्रृंखला थी कौन सी थी, किस नाम से जाना जाता है? अराकान योमा। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला जो भारत और म्यांमार की सीमा पर उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत थी, पुरानी पर्वतमाला थी और बंगाल की खाड़ी का विकास होने पर इसका दक्षिणी भाग समुद्र में डूब गया और समुद्र में डूबने से ऊपर की जो पर्वत चोटियां हैं वो समुद्र में टापुओं के रूप में नजर आती है। इस प्रकार से भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है और इसका जो उत्तरी भाग है वह वर्तमान में भी पर्वतीय श्रृंखलाओं के रूप में विस्तृत है। ठीक है, तो टर्सरी काल की पर्वत निर्माणकारी शक्तियों के रूप में इनका निर्माण माना जाता है। यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं, अराकान योमा पर्वत के डूब जाने से इन द्वीप समूह का निर्माण हुआ है जिन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। अब इन द्वीप समूह को भी अपन किस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं कि अरब सागरीय द्वीप समूह के इसके जो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह है इनमें कुल कितने द्वीप हैं? इसमें है 204 द्वीपों की संख्या है। 204 द्वीपों की संख्या है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर छोटे छोटे द्वीपों के रूप में उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब इन द्वीपों को भी दो भागों में बांट सकते हैं अपन। और कौन सा? उत्तरी वाला भाग अंडमान द्वीप समूह और दूसरा निकोबार द्वीप समूह। ठीक है,
इस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में, उनको भी दो भागों में बांट करके अपन ने अध्ययन किया है। तो इस प्रकार से आपके समझने में आगे होगी। प्रत्येक चीज को इस डायग्राम से समझते हुए पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी है ये, और इसको प्रत्येक बिना डायग्राम के ये चीजें समझने में नहीं आती है। कम पढ़ो, बाकी अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ो। और अपना क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रहती है, ज़्यादा आधे घंटे की भी बड़ी मुश्किल से, और उससे एक फैक्ट क्लियर हो जाता है। डेली पढ़ने से एक फैक्ट भी अगर डेली तैयार हो जाए तो कंटिन्यूटी बनी जाएगी, और उससे एक तरह से बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। प्रत्येक चीज़ को आप नोट करते चलना, और इसी प्रकार से आप एक एक चीज़ को इससे समझते हुए चलना है। ठीक है, तो अपन ने आज इस प्रकार से द्वीप समूह के बारे में दो भागों में बांट करके अध्ययन किया, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में है। और इस प्रकार से अपन ने जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है उनको दो भागों में बांट लिया है, और दोनों भागों को अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। और ये दोनों ही जो द्वीप समूह है वे सब अंडमान और निकोबार द्वीपों के रूप में जाना जाता है। और इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का, यह लिख देता हूं, भारत का दक्षिण बिंदु, भारत का दक्षिण बिंदु इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। क्योंकि ये भी तो द्वीप समूह भारत की तो भूमि है, इसीलिए तो अपन फिजिकल पार्ट्स में इसका अध्ययन कर रहे हैं। फिजिकल पार्ट्स अपने इंडिया का ही तो है, इसलिए तो अध्ययन कर रहे हैं। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु भी इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में है, और उसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इसका नाम है। परंतु जो सुनामी जो आई थी 2001-2 में सुनामी जो आई थी, उस सुनामी में यह क्षतिग्रस्त हो गया और समुद्र में डूब गया है। ठीक है, परंतु वर्तमान में भी ये एक तरह से भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है इंदिरा पॉइंट के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से आप अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ते रहो और अपने दोस्तों को इससे जोड़ते रहो, कंटिन्यूटी बनाए रखो। ठीक है, कोई भी एमए में, बीए में और बीएससी में एडमिशन लेना चाहे तो अपने दोस्तों को, अपने परिवार में से कोई भी योग्य बालक बालिकाएं हो तो टैगोर पीजी कॉलेज में अभी एडमिशन चालू है। दूसरी बात है कि परीक्षा फॉर्म भरने तक ये प्रक्रिया चालू रहेगी, उसके बाद बंद कर दी जाएगी। क्योंकि अब छात्रवृत्ति के फॉर्म भी चालू हो गए हैं, मिड टर्म टेस्ट चालू होने वाले हैं, उनका फायदा उनको मिल जाएगा। अभी वर्तमान में प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।